Good morning to all students. I am Akhil Jain, Faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़. Students, आज हम EE 207 पावर सिस्टम फर्स्ट के यूनिट नंबर 5 से इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का मतलब है कि हमने जितने भी अभी तक पावर प्लांट्स पढ़े हैं उन सब को हम एक साथ ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से जोड़कर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कहते हैं. इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं जिसके कारण हमें कभी भी हमारी पावर जो है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जो हमारी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और हमारी जो कॉस्ट है वो कम आ जाएगी प्लांट की, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम हो जाएगी. तो ऐसे बहुत से रीजंस है जिस कारण से इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एनी टाइप ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन, एग्जाम्पल हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर, गैस पावर प्लांट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन लाइन वर्क्स in combination with each other to supply the power economically to the consumer. This system is known as interconnected power system. Because of the following reasons or advantages, the power plant or power station are connected. It is also called as interconnected or grid system. तो हम interconnected power system को क्या कहते हैं? Grid system भी कहते हैं. तो इसके क्या क्या advantages हैं? इससे ओवरऑल कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम रिड्यूसेस द ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन कैपेसिटी. विद इंटरकनेक्शन बिटवीन द पावर स्टेशन, पीक डिमांड इन एन एरिया is met by importing power from neighbor areas. Thus it also reduces the investment and demands. तो ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर सपोज़ कीजिए कि कहीं पर रिक्वायरमेंट कम है और किसी दूसरे एरिया में ज़्यादा है, तो हम उस एरिया से पावर दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रो पावर. इन कंबाइंड पावर सिस्टम, hydro power can be utilized in more effective way. During rainy season, hydro power plant can be utilized, while during drought, power plants can be used as a base load plant. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके कारण जो हाइड्रो पावर है, जो पानी से हमें पावर प्लांट बनता है, हाइड्रो पावर प्लांट, उसका सही यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं. रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई जो होगी रिलायबल होगी. क्यों? क्योंकि हम जब हमारे पास अगर पावर कम है तो हम दूसरे जगह से पावर ले सकते हैं, तो हमारी जो सप्लाई है वो रिलायबल हो जाएगी. द रिलायबिलिटी ऑफ स्टीम पावर प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन द कोल सप्लाई एंड दैट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट डिपेंड अपॉन द स्ट्रीम फ्लो. ड्यू टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी, अ कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट इज मोर रिलायबल देन इंडिविजुअल पावर प्लांट. तो यही बात है. हाई यूनिट साइज पॉसिबल, जिसके कारण से हम बड़ी साइज़ भी बना सकते हैं. जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ हाई यूनिट्स कैपेसिटी कैन बी इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेट इकोनॉमिकली. क्यों? क्योंकि इनको अब हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, किसी को हमें जब भी बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं. तो इस कारण से हम बड़ी यूनिट्स बना सकते हैं. इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो जाएगी और वोल्टेज जो है उसकी क्वालिटी रहेगी. 220 वोल्ट्स अगर हमें चाहिए तो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाएगा. एक्सचेंज ऑफ पीक लोड्स. देखिए, जैसे घरों की अगर बात करें तो घर में शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे रहते हैं लोड्स, क्योंकि घर में शाम के टाइम पे सारी लाइट चलेंगी, बिजलियाँ चलेंगी. और वहीं अगर हम कमर्शियल की बात करें तो वहाँ दिन में रहता है. तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ पीक लोड्स ईजिली पॉसिबल है अगर हम इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. तो यूज़ ऑफ ओल्डर प्लांट्स. द इंटरकनेक्टेड सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल टू यूज़ ओल्डर एंड लेस एफिशिएंट प्लांट्स टू कैरी पीक लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. Although such plants may be inadequate when used alone, yet they have a sufficient capacity to carry out short peak up loads with other modern plants. तो हमारे जो पुराने प्लांट्स हैं जो ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, तो हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. मतलब जो हमारे पास पुराना माल पड़ा है उसका भी इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो वैसे भी हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी. जो हमारे को कॉस्ट है हमारी लाइट की वो कम हो जाएगी. ensure
economical operation. The interconnected system makes the operation of concerned power station quite economical. It is because sharing of loads amongst the station is arranged in such a way that more efficient plants work for peak load hours only. तो बस ये बहुत ही जो हमने अभी पहले भी बात करी, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है अगर हम इंटरकनेक्टेड करते हैं सारे पावर प्लांट्स को। इससे डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, लोड फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितना हमें स्टैंड बाय रखना है, स्टैंड बाय इमरजेंसी कितनी रखनी है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर हम पावर प्लांट्स को इंटरकनेक्टेड करेंगे। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये सब कुछ इसके एडवांटेजेस हैं अगर आप इंटरकनेक्टेड करते हैं पावर सिस्टम्स को। तो अब इकोनॉमिकल लोडिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। इकोनॉमिक लोडिंग, अगर आप पावर सिस्टम को इंटरकनेक्टेड करते हो तो जो लोडिंग है वो इकोनॉमिक हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक लोडिंग मीन्स द पावर प्लांट whose generating cost per unit is less than the sharing maximum load during a whole day, and the power plant whose generating cost per unit is more will share minimum load for few hours during a day is called economic loading of interconnected power system. इसका मतलब ये है कि जितनी उसकी कॉस्ट है, जनरेटिंग कॉस्ट जो है वो अगर कम है तो उसको हम इकोनॉमिक लोडिंग कहेंगे। तो इकोनॉमिक लोडिंग से हम ये समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि एक जगह पर दिन में लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है और एक जगह पर रात में लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम जो रात में लोडिंग करने वाले हैं उनको, और क्योंकि वो जो दिन में लोडिंग हो रही है वो मगर बहुत ज़्यादा है और रात में लोडिंग तो है बट बहुत कम है, तो हम हमारे जो लोड्स हैं उनको स्कैटर्ड कर दें जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। इसको हम इकोनॉमिक लोडिंग कहते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक लोडिंग कैसे अचीव की जाती है। यहाँ एक सामने एक ग्राफ बना रखा है मैंने, जिसके अंदर आपको ये समझा रखा है कि सबसे ज़्यादा लोड्स कौन लेता है। रन ऑफ रिवर प्लांट्स, फिर न्यूक्लियर प्लांट, हाइड्रो प्लांट, फिर स्टीम, फिर हाइड्रो प्लांट, फिर पीक लोड प्लांट्स। तो हमें क्या करना है, अगर 20% लोड ही चल रहा है तो हमें किन प्लांट्स को देना है लोड्स, अगर 40% लोड चल रहा है तो हमें किन प्लांट्स को देना है लोड्स। इसको हम इकोनॉमिक लोडिंग कहते हैं। देखिए अब डिफरेंस बिटवीन स्टेट ग्रिड एंड नेशनल ग्रिड। दो तरह के ग्रिड्स बनते हैं, जैसे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं जो स्टेट के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं, या नेशनल एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर इंटरकनेक्ट करते हैं तो हम उसको नेशनल ग्रिड कहते हैं। ऑल मेजर जनरेटिंग स्टेशन in state are connected to each other through transmission line is called state grid. All state grids are interconnected to each other through a transmission line is called national grid. The control of authority is state level load dispatch center and control of the authority is national level load dispatch center. तो इसके सबके अलग अलग होते हैं। नेशनल ग्रिड्स होते हैं जहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर ट्रांसमिशन लाइन जाती है तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वो नेशनल ग्रिड होगा। और जब एक स्टेट जो है उसी के अंदर जो भी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसको हम स्टेट ग्रिड कहते हैं। उसी तरह से सबके अलग अलग डिस्पैच सेंटर हैं। जयपुर का अलग है, तो राजस्थान का अलग होगा, और चित्तौड़गढ़ का अलग होगा। तो सबके, और अगर स्टेट की बात करें तो नेशनल की बात करें तो राजस्थान का अलग है, दिल्ली का अलग है, बट दिल्ली से राजस्थान भी लाइट आती है तो उसको हम नेशनल ग्रिड कहते हैं। अब लोड शेयरिंग इज अचीव्ड बिटवीन द पावर स्टेशन इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दो जनरेटिंग स्टेशन बना रखे हैं जिनको इंटरकनेक्ट कर रखा है, और रीज़न 1 और रीज़न 2 और नीचे लोड। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज करते हैं एक तो है हमारा राजस्थान और एक है दिल्ली। तो राजस्थान के अंदर रीज़न 1 इज़ राजस्थान। अगर राजस्थान की सप्लाई जो है वो अपने जनरेटिंग स्टेशन से पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो दिल्ली से भी सप्लाई ले सकता है। उसी तरह से दिल्ली की सप्लाई
अगर कंप्लीट हो जाती है G2 से जनरेटर 2 से तो ठीक है, नहीं तो वो जनरेशन 1 से भी सप्लाई ले सकता है। इसको हम लोड शेयरिंग कहते हैं। देखिए, और वो हम किस पे डिपेंड करते हैं? जो हम लोड शेयरिंग करते हैं वो किस पे करते हैं? G1 and G2 should be so scheduled as to keep the generation cost per unit minimum, जिससे जनरेशन कॉस्ट मिनिमम रहे। इस तरह से हम उसकी शेड्यूलिंग करते हैं कि कब कौन किसको सप्लाई देगा। G1 कब G2 को सप्लाई देगा और कब G2 जो है वो रीजन 1 को सप्लाई देगा। देखिए, लोड शेयरिंग, कंसिडर टू जनरेटिंग स्टेशन G1 G2 जो हमने ऊपर बना रखे हैं, इंटरकनेक्टेड टू थ्रू ईच other through an interconnector. Generator 1 supplies current I1 and generator 2 supplies current I2 to the load. If both the generator shares the load equally and below its rated capacity, मतलब रेटेड कैपेसिटी से कम में ही चल रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे? अपने अपने जो रीजन है उनको सप्लाई देंगे। बट इफ एनी ऑफ द जनरेटर इज ओवरलोड, देन transfer of the power will be taken through transmission lines. This is called load sharing. This is done by interconnecting regulatory equipments at the start of each transmission lines and in interconnectors. जो ऊपर interconnectors बने हुए हैं उनके अंदर भी equipments लगे होते हैं, और जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है वहाँ पर भी equipments हम लगा के रखते हैं। तो इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। अब भाई बेस लोड क्या है, पीक लोड क्या है? द लोड ऑफ द पावर प्लांट विच इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द डे इज़ कॉल्ड द बेस लोड। उसको हम बेस लोड कहते हैं। जो कि हमारा पूरे ऑल टाइम पूरे डे के अंदर इतना लोड तो चलेगा ही चलेगा, उसको हम बेस लोड कहते हैं। द अनवेयरिंग लोड विच अकर्स ऑलमोस्ट द होल डे ऑन अ पावर प्लांट इज कॉल्ड बेस लोड, एंड द वेरियस पीक डिमांड्स ऑन द लोड ओवर and above the base load of the power plant is called peak load। मतलब बेस लोड के ऊपर जो कि कभी कभी आता है, वेरियस टाइप से पीक आते हैं, कभी छोटा आएगा कभी बड़ा पीक आएगा, तो उसको हम पीक लोड कहते हैं। देखिए आपको दिख रहा है ऊपर एक पीक दिख रहा है, बीच में तो नीचे वाली जो लाइन बना रखी है वो है बेस लोड, उसके बीच में है इंटरमीडिएट लोड और उसके ऊपर पीक लोड्स। यहाँ पर भी बना हुआ है सेकेंड वाला, जिसके अंदर बेस लोड सब में बराबर है और जो पीक्स हैं वो अपने आप चेंज हो सकते हैं। एक विंटर का ग्राफ है और एक समर का ग्राफ है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है? डेफिनेशन तो हमने पढ़ ही ली है। जनरेटिंग कैपेसिटी, बेस लोड प्लांट जो होते हैं उनकी जनरेटिंग कैपेसिटी हाई रखी जाती है, क्योंकि नॉर्मली बेस लोड्स ज़्यादा होता है, मतलब पूरे दिन भर उसको चलना है तो वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो जो भी हमारे बेस लोड प्लांट्स होते हैं उनकी जनरेटिंग ज़्यादा होती है कैपेसिटी। इसके अलावा जो पीक लोड्स हैं, जो सिर्फ पीक लोड्स के लिए ऑन किए जाते हैं, जब लोड पीक होता है तो बेस लोड के ऊपर का ही ऐड ऑन करना है, तो इसलिए उनकी कैपेसिटी क्या होती है? लो होती है। कैपेसिटी हाई, फर्म कैपेसिटी लो, वर्किंग आवर 24 आवर ओनली ड्यूरिंग पीक लोड आवर्स। कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो होती है वो इसमें कम होती है, इसमें हाई जनरेटिंग कॉस्ट होती है। स्टार्टिंग टाइम जो होती है बहुत क्विक एंड मोर स्टार्टिंग टाइम पावर प्लांट कैन बी सेलेक्टेड एज अ बेस लोड प्लांट, बट यहाँ पर सिर्फ क्विक स्टार्ट, जो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाए, उन्हीं प्लांट्स को हम पीक लोड प्लांट्स बनाते हैं। लोड फैक्टर इनका हाई होता है और उसका लोड फैक्टर लो है। यूटिलाइजेशन फैक्टर मोर, यूटिलाइजेशन फैक्टर लेस। और एग्जाम्पल्स क्या हैं? लार्ज कैपेसिटी हाइड्रो, थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स आर द बेस लोड प्लांट्स, और जो स्मॉल कैपेसिटी के हाइड्रो, पंप स्टोरेज, गैस, डीजल प्लांट्स, इनको हम पीक लोड प्लांट्स बनाते हैं। अब कंपैरिजन कर रहे हैं अलग अलग पावर प्लांट्स का। तो सबसे पहले साइट सिलेक्शन के बारे में बात करें। ये हमारे जो फर्स्ट 3 प्लांट्स हैं ये हमारे बेस लोड प्लांट्स हैं, और जो डीजल है वो हमारा पीक लोड प्लांट है। हाइड्रो प्लांट को भी हम कभी कभी पीक लोड प्लांट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, साइट सिलेक्शन, नियर टू द लोड सेंटर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कोल ट्रांसपोर्टेशन। नियर टू द लोड सेंटर बट
वाटर एंड द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इज़ ईजिली अवेलेबल, इतना दूर तो होगा कि वहाँ से वाटर और डिस्पोजल ईजिली हो सके। एम्पल क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन, तो वेरी हाईएस्ट रेनफॉल अकर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती होगी वहीं हम हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं। कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर। क्लीनलीनेस, प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल कॉज प्रॉब्लम। न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो रेडियो एक्टिव रेजेस है उसका जो मटेरियल हमारा वेस्ट निकलता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो वेस्ट डिस्पोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एंड क्लीन होता है हाइड्रो पावर प्लांट। लेस एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूसेस, क्योंकि वो तभी ऑन किया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। रिलायबिलिटी लेस, रिलायबल न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत रिलायबल है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कंटिन्यूस सप्लाई दे सकता है वो हाइड्रो पावर प्लांट है, और जो हमारा डीजल पावर प्लांट है उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम है। स्पेस रिक्वायर्ड मोर, लेस स्पेस, मोर स्पेस और लेस। सबसे कम किस में आ रही है? डीजल में, उससे ज़्यादा न्यूक्लियर में, उसके बाद कोल में और सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट में। एप्लीकेशन बेस लोड, पीक लोड और पीक लोड। तो कोल और न्यूक्लियर को हम बेस लोड की तरह काम लेते हैं, हाइड्रो बेस लोड और पीक लोड दोनों ही तरह काम आता है, और जो डीजल है वो सिर्फ पीक लोड की तरह काम आता है। इनिशियल कॉस्ट 10 से 15 लाख, 25 लाख, 15 से 40 लाख और 15 से 25 लाख। फिक्स कॉस्ट पर एनम 13%, 50%, 10%, 15%। फ्यूल ऑफ कॉस्ट हाई लो कोई कॉस्ट ही नहीं होती है हाइड्रो पावर प्लांट में, और वेरी हाई, डीजल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि कोल बहुत सारा चाहिए होता है इसलिए वेरी हाई। न्यूक्लियर के अंदर कॉस्ट जो आएगी वो थोड़ा कम आएगी कोल से। उसके बाद डीजल, जो उसके अंदर डीजल चाहिए बहुत सारा तो उसकी बहुत ज़्यादा, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कॉस्ट है ही नहीं ट्रांसपोर्टेशन। मेंटेनेंस इज़ हाई हाई, लो एंड लो। रनिंग कॉस्ट हाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट की लो है, हाइड्रो पावर प्लांट की बिल्कुल लो है, और जो डीजल है उसकी हाई है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, यहाँ पर जल्दी से काम हो जाता है 3 से 4 साल में। सबसे कम टाइम लगता है डीजल में, उससे ज़्यादा लगता है कोल में, फिर न्यूक्लियर में, और सबसे ज़्यादा लगता है हाइड्रो पावर प्लांट में। अब कौन कौन से प्लांट जो हैं वो बेस लोड की तरह काम में आते हैं और कौन कौन से पीक लोड की तरह काम में आते हैं। डीजल जो है वो पीक लोड की तरह काम में आएगा, हाइड्रो बेस लोड और पीक लोड दोनों तरह काम में आएगा, न्यूक्लियर जो है वो बेस लोड और थर्मल भी बेस लोड की तरह काम लिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा है कि किस तरह से हम इंटरकनेक्टेड करते हैं, क्यों हमें बेस लोड प्लांट्स और पीक लोड प्लांट्स को इंटरकनेक्ट करके रखना पड़ता है, जिस कारण से जो हमारी इकोनॉमिकल, जिसके कारण जो हमारी कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाए, जहाँ पर हमें जिस चीज़ को इस्तेमाल करना है उसका हम इस्तेमाल कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो आपका एडवांटेजेस ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर प्लांट्स हैं वो आपके क्वेश्चन आता है, और कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स ये आपके क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों पार्ट को आप इस वीडियो में से ज़रूर ढंग से पढ़ें।